Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I'm Vikas Yadav and today most probably we are gonna complete our chapter number 2 microorganisms, friend and foe. But before that, as I ask you to like this video, share this video as yes, subscribe our channel and follow us on Instagram and join us at WhatsApp. So in last class we had completed approx all the topics of the chapter, but most probably there are 2 or 3 more topics are left. So in last class we had before microorganisms in human. So before that we had to know that what types of diseases are present. So basically on the basis of spreading the disease is divided into 2 categories: communicable and non-communicable. Communicable diseases were those which can be transmitted, or you can say which can be spread from one person to another person, and the mode of transmission were by air, by insect, by physical contact, by contaminated food, and you can say infected water. And the examples of these communicable diseases were cholera, common cold, chickenpox, tuberculosis. And non-communicable diseases were those which cannot be transmitted or which cannot be spread from one person to another person. Like examples were headache, stomachache, and whatever, etc. So now we're gonna talk about communicable diseases. So how they spread, and we are studying chapter microorganisms. So basically here we're gonna study that how a disease can be spread through microorganisms. So they are spread by insects. Okay, in microorganism category, insects play major role to spread any diseases. So those insects who spread, or you can say who carry those diseases, are known as carriers. Okay, so the definition of carrier, here a term comes carrier, and carrier means these are the insects. These are the insects and animals which acts as carriers of disease causing microbes. Example: housefly, mosquito, and etc. So कैरियर का सिंपली मतलब ये है कि ये वो इंसेक्ट्स या वो जानवर होते हैं जो कि एक कैरियर के रूप में और किसी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को कैरी करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? लाइक आप देखिए, आपको जो बीमारी होती है वो किसी ना किसी माइक्रोब से होती है, किसी ना किसी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप तक पहुंचा कैसे? या तो एयर के थ्रू पहुंचेगा या फिजिकल कांटेक्ट, किसी भी तरीके से। बट यहाँ पे बात आ जाती है कि वो इंसेक्ट्स के थ्रू पहुंच रहा है, तो वो इंसेक्ट्स को क्या कहा जाएगा? उन इंसेक्ट्स को कहा जाएगा कैरियर। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया इसने हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई किसी गंदे खाने के ऊपर बैठी है, उस गंदे खाने के ऊपर बैक्टीरिया लगे पड़े, ठीक है, सड़ा हुआ खाना या कहीं भी कूड़ा कचरा, वहां से वो उड़ के आपके घर में आई और आपके खाने, बने हुए खाने पे, ताजे खाने पे बैठ गई। आपने वो खाना खाया तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में चले गए और आप बीमार पड़ गए। तो बीमार आपको उस हाउस फ्लाई ने नहीं करा, बीमार आपको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने करा। बट यहाँ पे कैरियर का काम किसने करा? कैरियर का काम करा उस हाउस फ्लाई ने। सेम केस आता है मॉस्किटो में, मच्छर में भी।
अब हम कहते हैं मच्छर के काटने से डेंगू होता है, मलेरिया होता है। नो, मच्छर केवल आपको काटता है। ओके, मच्छर केवल आपको काटता है, सॉरी काटती है। अभी आप देखने वाले हो कि मच्छर आपको काटती है। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके अंदर इंजेक्ट करता है वो आपको डेंगू और मलेरिया स्प्रेड करते हैं। ओके, सो ये कुछ नया टर्म सीखने को मिला आपको कि भाई मच्छर के काटने से हमको बीमारी नहीं होती, बट मच्छर जो इंजेक्ट करता है उससे बीमारी होती है। अब देखिए, अब मॉस्किटो की बात हो ही रही है, तो मेजरली हम अभी दो टाइप के मॉस्किटो पढ़ने वाले, एक डेंगू फैलाने वाले और दूसरे मलेरिया फैलाने वाले। भाई यही दो बीमारियां तो कॉमनली होती हैं मॉस्किटो से। सो फर्स्ट कैटेगरी में डेंगू और दूसरे में मलेरिया। अब डेंगू स्प्रेड कौन करता है? डेंगू इज स्प्रेड बाय फीमेल एडीज मॉस्किटो। मच्छर की एक टाइप होती है, एक प्रजाति होती है, उसमें से एडीज मॉस्किटो, और वो भी फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होती है वो कैरी करती है डेंगू वायरस। सो ये अपने डंक में, अपने सलाइवा में, अपने माउथ में डेंगू का वायरस कैरी करती है। कौन कैरी करती है? फीमेल एडीज मॉस्किटो। और एक बात आप लोग जनरली और ध्यान कर लो कि आपको जो मच्छर काटता है या काटती है, जिसको आप मार देते हो, वो असल में फीमेल मॉस्किटो होती है। ठीक है, जो औरत मच्छर होती है वो आपको काटती है, वो आपका खून चूसती है। तो मच्छरों में भी देख लीजिए, मच्छर में भी आपका औरत खून चूस रही है ना। अब देखिए, जोक्स अपार्ट, अब यहाँ पे दूसरे केस में मलेरिया में भी जिससे हमको मलेरिया होता है, जो मलेरिया फैलाती है, वो होते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब मलेरिया फैलाने वाली भी जो आपकी मॉस्किटो होती है वो होते हैं फीमेल एनोफिलीज। और ये क्या कैरी करती है? ये कैरी करती है पैरासाइट ऑफ मलेरिया। एक मलेरिया का पैरासाइट होता है जिसको हम जानते हैं किस नाम से? प्लाज्मोडियम। ओके, अब देखिए, ये है आपकी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो और ये है डेंगू मॉस्किटो। ठीक, डेंगू फैलाने वाली मॉस्किटो। अब आप लोग ने देखा ही होगा, अगर आप मच्छरों को ध्यान से देखोगे तब आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि भाई किस मच्छर से आपको मलेरिया हो सकता है और किस मच्छर से आपको डेंगू हो सकता है। नाउ क्लियर? सो ये था, ये टर्म आप याद रखेंगे। फीमेल एडीज मॉस्किटो डेंगू फैलाती है और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हमारी मलेरिया स्प्रेड करती है। इनके काटने से मलेरिया नहीं होता, ये जो इंजेक्ट करती है पैरासाइट, लाइक फीमेल एनोफिलीज प्लाज्मोडियम इंजेक्ट करती है हमारे बॉडी में, तो उसकी वजह से मलेरिया होता है। और इस एडीज के काटने से हमको डेंगू नहीं होता, इसके काटने के बाद जो ये वायरस इंजेक्ट करती है उससे हमको डेंगू होता है। नाउ देखिए, ये कुछ कॉमन आपके डिजीज हैं, ह्यूमन डिजीजेस, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और उनसे प्रिवेंशन लेने के लिए, उनसे बचने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। आप बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर भी ये आपका टेबल दी गई है, ठीक है। सो आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, सो दिस वीडियो इज लाइक अ समरी ऑफ योर होल चैप्टर, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता लगेगा कि कौन सी बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है, वो किसके थ्रू फैलती है, और पेशेंट को उस टाइम पे, जो विक्टिम है उसको उस टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब देखिए, अभी हमने देखा कि ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे वो मेजर रोल प्ले कर रहे थे, उनके कैरियर होते थे, और कैरियर कौन थे? हाउस फ्लाई, मॉस्किटो एंड एनी अदर इंसेक्ट्स और एनिमल्स। अब ये एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे एक डिजीज स्प्रेड करते हैं, और उसके अंदर सबसे जो सीवर डिजीज है, सबसे घातक जो डिजीज अभी तक देखी गई है वो है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स ये एक ह्यूमन में और कैटल्स में, या आपके ह्यूमंस के अंदर, और केवल ह्यूमंस के अंदर नहीं, कैटल्स के अंदर। कैटल्स यानी हमारे गाय भैंस जो भी हम जानवर पालते हैं उनके अंदर ये काफ़ी सीवर डिजीज होती है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये एक तरह की फुट एंड माउथ डिजीज है जो कि एंथ्रैक्स वायरस की वजह से होती है। एंथ्रैक्स virus. Anthrax is a type of virus. Here you can see the microscopic view of anthrax virus. Microscopic view. और इस बीमारी के होने के बाद किस तरह की कंडीशन हो जाती है, here you can see. Here look at the mouth of this person. और here you can see her neck. और here you can see his hands. और मैंने यहाँ पे कैटल्स की पिक्चर नहीं लगाई, cause that could be so much frustrating, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग वो पिक्चर हो सकती थी, सो इसलिए मैंने नहीं लगाई। बट आप अगर देखना चाहें तो आप एंथ्रैक्स इन कैटल्स करके सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके कैटल्स के अंदर वो बीमारी बहुत ही घातक टाइप की बीमारी होती है, उनके पैरों में हो जाती है। और एंड अगर अच्छी तरीके से इलाज ना करा जाए तो एंड रिजल्ट आपके कैटल्स का डेथ ही होता है, वो सीधा का सीधा डेड हो जाते हैं, बिकॉज इट्स सो मच पेनफुल, और इट्स सो मच, आप कह सकते हो कि सहा नहीं जा सकता, है ना। सो ये हमारी एनिमल्स के अंदर की डिजीज है। नाउ अब प्लांट्स के अंदर भी हमारी डिजीज होती है, प्लांट्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में भी हमारे डिजीज को फैलाते हैं। अब यहाँ पे मेजरली आपके 3 तरीके की डिजीजेस डिस्कस करी गई है। फर्स्ट इज सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीजेस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर, और ये किन में होती है? इट इज स्प्रेड इन आवर citrus fruits. And what are citrus fruits? Example, lemon, or you can say orange. जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स जिन कैटेगरी में आते हैं, नींबू, संतरे, मौसमी, इन सब की कैटेगरी में जो आते हैं, इनको कहा जाता है सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट, इट इज ए फंगल डिजीज, और ये हमारी फैलती है एयर से और सीड्स से, और ये हमारी फैलती है वीट से, जैसा कि बताया गया है वीट में, रस्ट ऑफ व्हीट। सो इट स्प्रेड इन व्हीट। और ये क्या होता है? ये एक तरीके की फंगल डिजीज है। इसमें क्या रहता है ना, हमारे अगर आपको लगेगा कि ये मकड़ी का जाल है, और आप अगर आपको लगेगा कि ये मकड़ी का जाल है, और आप अगर आपको लगेगा कि ये मकड़ी का जाल है, और आप अगर आपको लगेगा कि ये मकड़ी का जाल है, और आप अगर खेतों में गए होगे, आपने कभी खेत का निरीक्षण करा होगा, तो आपको पता होगा कि खेत में कभी कभी ऐसे कुछ कुछ फसलों पे ऐसे
कुछ कुछ हिस्से में जाल टाइप का बन जाता है और आपको लगेगा कि ये मकड़ी यहाँ पे कितना ज़्यादा जाल बना दिया, जैसे मकड़ी का जाला होता है उसी टाइप का जाल होता है, लेकिन बहुत ही बल्क क्वांटिटी। बट दैट इज नॉट अ स्पाइडर वेब, वो आपकी रस्ट ऑफ वीट बीमारी होती है, एक फंगल डिजीज होती है। ओके, नाउ थर्ड इज येलो वेन ऑफ मोजैक ऑफ भिंडी, और यू कैन से ओकरा। ओकरा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ भिंडी। तो भिंडी के अंदर भी ये बीमारी होती है। इट इज अ वायरस डिजीज और इट इज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो भिंडी होती है ये बहुत ही जल्दी पकती भी नहीं है और बहुत जल्दी ग्रो भी नहीं कर पाती और सीधा वो येलो पड़ने लगती है। इट स्टार्ट्स टर्निंग इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू येलो। वो अपना कलर ग्रीन से येलो में कन्वर्ट होने लगता है। ये उसकी पहचान होती है कि भिंडी हमारी खराब हो रही है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमार पड़ गई है ना। नाउ नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, अब देखिए व्हाट इज फूड पॉइजनिंग। जब भी हम कोई भी गंदा खाना या सड़ा हुआ खाना या खराब खाना या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा खराब किया हुआ खाना खाते हैं तब उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, अब फूड पॉइजनिंग एक को हमको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। फूड पॉइजनिंग कैन लीड to severe illness, or you can say like it is written here, it can cause even death। ये मजाक की बात नहीं होती। अब फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं? फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स होते हैं हमारे एब्डोमिनल पेट में दर्द, डायरिया, दस्त, बुखार, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, हमारे को उल्टी आना एंड मेलिस। इट इज अ टाइप ऑफ हीट स्ट्रोक। तो ये सब हमारे फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स होते हैं। अब फूड पॉइजनिंग मैं दोबारा बता दूं कि जब हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्पॉइल्ड किया हुआ फूड इंजेक्ट अपने इन वो करते हैं, खाते हैं, ईट करते हैं, देन दैट कैन लीड अस टू फूड पॉइजनिंग। ओके, और हम इससे कैसे बच सकते हैं? सिंपल, वो खाना आप मत खाइए। अगर आपको लगता है कि खाना खराब है, ठीक, वो काफ़ी पुराना हो चुका है, या आपने देखा कि उस खाने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट्स मंडरा रहे हैं, लाइक किसी खाने के ऊपर मक्खियाँ बैठी रहती हैं काफ़ी देर तक, मंडराती रहती हैं, सो कॉमनली आप उस खाने से बचिए। ओके, और अगर आपको लगता है ऐसा, सो गो टू दी डॉक्टर। ठीक है, फटाफट आप मेडिसिन लीजिए, अपने आप को सेव कीजिए, बिकॉज इट कैन लीड टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक कम्स फूड प्रिजर्वेशन, यानी खाने को बचाना। अब देखिए, हमने देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे हम तक पहुंचते हैं, और मेजर उसका कारण है कि वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं हमारे खाने के थ्रू। तो हम अपने खाने को बचाएं कैसे? सो पहले यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, 5 मेजर पॉइंट्स हैं, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब खाने को हम कॉमन सॉल्ट से कैसे बचाएं? अब देखिए, इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश। मेजरली आपका जो कॉमन सॉल्ट होता है वो खाने में जो भी आपके मीट होते हैं और फिश होते हैं, इनको लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करने के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म, इनको लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। अब देखिए, जो अभी आपके मीट फिश होती हैं या फिर आपके चिकन होता है, इनको काफ़ी जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग सकते हैं, इन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है कि कॉमन सॉल्ट जो होता है, जो हमारा नॉर्मल नमक होता है, घरेलू नमक, उसको जब हम उनके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देते, लगाते हैं, तो
उससे क्या रहता है, उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने के चांसेस 0 हो जाते हैं। ओके, और केवल हमारे मीट और फिश में ही नहीं, या हमारे आंवला जो अचार होता है, पिकल्स, रॉ मैंगोज, it is also used to preserve these also. ओके, सो और आप देखते हैं कि हम अपने खाने में भी नमक डालते हैं। तो खाने में नमक आप बोलोगे कि हम सॉल्ट मतलब उसको नमकीन बनाने के लिए डालते हैं, स्वाद के लिए, अपने टेस्ट के लिए डालते हैं, बट उसका एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि उससे जो हमारे खाने में जो भी हमारे वेजिटेबल्स में बैक्टीरियाज होते हैं, पहली बात तो हीट करने पे, उसको पकाने पे मर जाते हैं। दूसरा, जो हमारे खाने में कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट है, उसकी वजह से वो खाना लॉन्ग टर्म तक खराब नहीं है। लाइक हमने खाना बना लिया, अब चांसेस है कि जब हम उसको थोड़ी देर तक स्टोर करेंगे, भाई एकदम से पकाएंगे, एकदम से गर्मा गर्म खा तो नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत स्टोर भी करेंगे। सो उस लॉन्ग टर्म तक स्टोर करने के लिए भी वो कॉमन सॉल्ट जो प्रेजेंट होता है हमारे फूड में, वो हेल्प करता है। नाउ प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर से कैसे प्रेजेंट करते हैं? अब देखिए, जो भी हमारे जैम्स, जेलीज, जो भी आपकी पुडिंग वगैरह आती है, इन सब में शुगर आप देखते होंगे क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अब इसकी स्टेटमेंट लिखें तो इन जैम्स, jellies, the quantity of sugar is very high. अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बिकॉज इट reduces moisture. It reduces moisture from these products and inhibits the growth of microorganisms. अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मेनली उनका जो ग्रो करने का, उनको सबसे बेसिक चीज चाहिए वो होती है मॉइस्चर। किसी भी खाने में, किसी भी प्लेस पे अगर मॉइस्चर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं। सो शुगर क्या काम करता है? शुगर बेसिकली वहाँ का मॉइस्चर सक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एरिया का मॉइस्चर कम कर देता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते और वो खाना या वो फूड प्रोडक्ट फ्रेश का फ्रेश बना रहता है। नाउ थर्ड इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल एंड विनेगर से क्या होता है? ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स द spoilage of food. How? Because they stops the growth of bacteria and other microorganisms. अब वो कैसे करते हैं? अब देखिए, आपको पता ही होगा कि आपकी दादी या नानी जब भी अचार बनाते हैं आपके घर में, आपने देखा होगा, तो ऑयल उसके अंदर बहुत भरपूर डाला जाता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ऑयल टेस्ट के लिए डाला जाता है। नो, ऑयल डाला जाता है उसमें ताकि वो आपका पिकल्स जो अचार है
वो लॉन्ग टर्म तक बना रहे, काफी लंबे समय तक बना रहे। और उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि मान लीजिए हमारे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है भी, तो उससे क्या रहेगा कि वो फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उस टाइम पे ऑयल क्या होता है, मॉइस्चर को बिल्कुल भी फैलने नहीं देता, मॉइस्चर रखने ही नहीं देता फूड प्रोडक्ट के अंदर उस। और इससे क्या रहेगा, वो वहीं के वहीं ग्रो करना बंद कर देते हैं और मर जाते हैं। और मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज में बताऊं तो जो मुगल्स थे पास्ट में, जब मुगल्स दिल्ली आए थे, तो मुगल्स का खाने में जो हमारे उस समय उनके जो खाना बनाने वाले इधर वो थे, जो उनका खाना बनाते थे, उन्होंने बोला कि दिल्ली का पानी, जो यमुना का पानी है, वो गंदा है, इससे खाना बनाया नहीं जा सकता। मतलब गंदा इन द सेंस कि इट इज नॉट कंपैटिबल फॉर मेकिंग फूड, उन्होंने कुछ इस तरीके से बोला। तो बोले इसका ऑप्शन क्या है, उन्होंने इसका ऑप्शन ये निकाला कि खाने को प्योर तेल में बनाया जाए, ऑयली फूड बनाया जाए टोटल। तो मुगल्स अपने समय पे जो खाना बनाते थे, जो भी फूड प्रोडक्ट बनाते थे, लाइक मटन, चिकन, जो भी नॉन वेज फूड बनाते थे, नॉन वेज या वेजिटेरियन, उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आप कोई, इससे ये भी पता लग गया होगा कि जितने भी आपके मुगली खाने होते हैं उनके अंदर ऑयल की क्वांटिटी क्यों ज़्यादा होती है। अगर आप कभी चांदनी चौक या वगैरह कभी जाएं और अगर मुगल फूड ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑयली जो उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसका रीज़न आपको पता लग गया कि क्यों ज़्यादा होती है, बिकॉज इन पास्ट इनके ऊपर उनके जो साइंटिफिक रीजंस की वजह से उस समय पे भी लोग इतने एडवांस थे कि उन लोग को पता रहता था कि किस चीज़ का यूज़ करने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा और वो बैलेंस रहेगा। नाउ फोर्थ इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है। किसी भी फूड प्रोडक्ट को अगर हम हीट कर दें, सडनली हीट करके सडनली कूल कर दें, उसके अंदर जो प्रेजेंट बैक्टीरिया या हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड हो जाएंगे। अब देखिए इसका बेसिक एग्जांपल है मिल्क। अब आपके घर में जब मिल्क आता है तो हमारी मम्मी क्या काम करती है, उस दूध को उबालती हैं, उबालने के बाद फटाफट उसको ठंडा कर देती है, ठीक है। सो इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज बॉइलिंग ऑफ मिल्क stops, or you can say kills microorganisms। अब बॉईल करने का रीजन क्या होता है। अब देखिए आपके घर में जो भी पैकेट, अगर आपने कभी पैकेट वाला दूध खरीदा होगा, सो उस पैकेट वाले दूध के ऊपर आप एक चीज गौर करना, उसके ऊपर लिखा रहता है पैस्चराइज्ड मिल्क। क्या लिखा रहेगा, पैस्चराइज्ड मिल्क, पैस्चराइज्ड मिल्क। एक बार आप चेक करना, उसके ऊपर ये चीज लिखा रहता है। अब पैस्चराइज्ड मिल्क होता क्या है, ये वो मिल्क होता है जिसके अंदर, जिसको इस मिल्क को हम हीट करते हैं ऑन 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। हम 15 to 30 सेकेंड्स तक इसको हीट करते हैं एंड देन वी सडनली लेफ्ट इट टू कूल इट एंड देन इट इज सडनली चिल्ड। उसको अचानक से ठंडा रखने के लिए हम रख देते हैं एंड स्टोव। अब इससे क्या होता है,
by doing it, it prevents the growth of microorganisms. ऐसा करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है वो वहीं के वहीं रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैस्चराइजेशन. This process is known as pasteurization. Please note it down. What is pasteurization? तो आप इसके अंदर ये definition लिखेंगे. The milk is heated on 70 degrees Celsius and this and that process is known as pasteurization. हम दूध को बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद फटाफट उसको ठंडा कर देते हैं, ठंडा करके स्टोर कर देते हैं. सो उस प्रोसेस को पैस्चराइजेशन बोला जाता है और इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है और वहीं पे वहीं वो रुक जाते हैं और मर जाते हैं. फिफ्थ पार्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग. दिस इज वेरी सिंपल. जब भी हम whenever we pack food in airtight sealed कंटेनर, जब भी हम अपने खाने को एयर टाइट सील कंटेनर के अंदर पैक करते हैं, then that comes into storage and packing. अब इससे होता क्या है, देखिए, अगर हम उसको एयर टाइट सील कंटेनर के अंदर पैक करेंगे या एयर टाइट सील के अंदर पैकिंग करेंगे उसकी, लाइक आप देखते होंगे आपके चिप्स, आपके जितने भी पैक्ड मटेरियल आते हैं उनको एयर टाइट सील पैक करा जाता है, लूज पैक नहीं करा जाता. Why? Because that prevents in spreading of microorganisms. इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, नल एंड वॉइड हो जाते हैं. ओके. और उन पैकेट्स के अंदर आप देखते होंगे हवा भी भरी रहती है, एयर भरी रहती है, एंड दैट एयर इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन एयर भरी रहती है उनके अंदर, एंड नाइट्रोजन is a type of you can say is a type of air which don't react with any of you can say any of the food product. ये किसी भी फूड प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है. Now let's come to the topic नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपने क्लास 6th में एंड 7th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट इसके बारे में हम शॉर्ट डिटेल्स ही जानेंगे, ज़्यादा नहीं. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनकी रूट्स में एक राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. Here you can see the nodules of राइजोबियम बैक्टीरिया. ये देखिए, ये राइजोबियम बैक्टीरियाज हैं और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की देखिए रूट्स में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है. यहाँ आप देख सकते हैं छोटी छोटी गांठ हैं. दीज आर दी राइजोबियम बैक्टीरिया के नोड्यूल्स हैं. ये क्या काम करते हैं, दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक nitrogen in soluble form of nitrogen which plants can take. और इसके एक्सचेंज में बैक्टीरिया को क्या मिलता है, प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू दी बैक्टीरिया. ये हमने लास्ट क्लास 6th और 7th में पढ़ रखा है. अब ये होता क्या है,
कैसे करते हैं, इसकी एक नाइट्रोजन साइकिल होती है। अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल कैसे फॉलो करती है, कैसे हमारे नेचर के अंदर रोटेट करता है नाइट्रोजन। एज वी नो डेट नाइट्रोजन इज 70% पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। हमारे एयर में, हमारे एनवायरमेंट का 70% हिस्सा नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन कैसे कैसे प्लांट्स इनटेक करते हैं और वापस से वो नाइट्रोजन कैसे रोटेट करके वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचता है। अब देखिए नाइट्रोजन या तो लाइटनिंग से फिक्स हो जाता है। व्हाट इज लाइटनिंग? हियर यू कैन सी बाय थंडर्स, जो बिजली हमारी चमकती है, क्लाउड्स के अंदर जो भी बिजली चमकती है उनसे पहली बात तो नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। या तो उनको बैक्टीरिया फिक्स करते हैं, जब भी हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको बैक्टीरिया फिक्स करते हैं। एंड व्हाट दे डू, दे सिंपली टर्न इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। वो उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अंदर आपका कन्वर्ट कर देते हैं और वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्लांट्स इनटेक करते हैं। Here you can see they convert it into nitrogenous compound and it is converted by rhizobium bacteria. Plants simply take it, वो उससे अपना फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो भी उससे काम करते हैं, and that food products are taken by us. उन फूड प्रोडक्ट्स को हम इनटेक करते हैं और उसके बाद हम जब उसको खाते हैं तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है हम कुछ हमारे बॉडी के अंदर फूड प्रोसेसिंग होती है, हम उस फूड प्रोडक्ट को इजेस्ट करते हैं उससे सारे न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद। तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हुआ और या फिर जो एनिमल्स या जो भी प्लांट्स एक टाइम के बाद जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, वो डेड हो जाती है, देन दैट वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजनस वेस्ट इज अगेन रीच टू द सॉइल। वो वापस से सॉइल के अंदर जाता है और यहाँ पे ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। देखिए यहाँ पे प्रोसेस, ये साइकिल चलती रहती है छोटी सी। अब वहीं पे दोबारा से प्लांट्स उस नाइट्रोजनस वेस्ट से अपना नाइट्रोजन इंटेक करते रहते हैं और वहीं पे कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया which separates नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन को अलग करते हैं, मतलब कि उनको कंपाउंड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वापस से उसको एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। सिंपल फॉर्म दोबारा से देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पे बैक्टीरियाज ने फिक्स करा या फिर वो लाइटनिंग के थ्रू कन्वर्ट होके सॉइल के अंदर पहुंचा, सॉइल के अंदर से प्लांट्स ने इंटेक किया, प्लांट्स ने अपना फूड बना के एनिमल्स ने उसको इंटेक करा, एनिमल्स ने अपना वेस्ट मटेरियल इजेस्ट करा और या फिर एक टाइम के बाद वो लोग डेथ हो गए, मतलब मर गए, जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ होती है। उसके बाद वो सॉइल के अंदर वापस से हमारे मिल गया। सॉइल के अंदर जाने के बाद वापस से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज ने उस बैक्टीरिया मतलब उस नाइट्रोजनस वेस्ट से, नाइट्रोजन कंपाउंड से वापस से उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में वापस से भेज दिया। सो दिस वाज इट, हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया और आज की क्लास लंबी भी हो गई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास और आज का हमारा सेकंड चैप्टर यही कंप्लीट होता है। So again, if you are still with us, so like this, share this and subscribe our channel, and don't forget to follow us on Instagram and join us at WhatsApp. So we'll see you guys in the next class with a new topic, with a new chapter. Till then, bye bye.